सभी को नमस्कार। हिस्ट्री पढ़कर सो तो नहीं गए होगे ना सब लोग? थोड़ा जाग जाओ, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में थोड़ा सा जागना पड़ता है ना। हिस्ट्री पढ़कर अगर सोए होगे तो थोड़ा सा फ्रेश हो गए होगे, होप सो 2 मिनट के ब्रेक में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू से ही जैसे कि मैं अब क्या पढ़ा रही थी, मैं ज़्यादा फिर से वापस नहीं जाऊंगी, वरना फिर आप लोग बोर हो जाओगे कि कब से मैडम भूगर्भिक इतिहास पढ़ा रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है ना। एक्चुअल क्या है ये बता नहीं रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट हेडिंग डाल लेना सब लोग, ठीक है। आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी ना? प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, यूनिट फर्स्ट, ठीक है। भारत का भूगर्भिक इतिहास, ठीक है। हेडिंग डालिए आप लोग सभी, भारत का भूगर्भिक इतिहास, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए या कैसे हुआ था भारत का भूगर्भिक इतिहास, इसके लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी थे, है ना। जैसे भारत का अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हो गया, ठीक है। और क्या था, भूपटल, भूपर्पटी मतलब स्थल मंडल के बारे में हमने आपको बताया था। उसके बाद तीसरा क्या था, प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, ये टेक्टोनिक प्लेट्स या प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ, आप लोगों को पता भी होगा अगर आप लोग पढ़े होगे तो। भाई वैसे तो मुझे पता है कि ज़्यादा पढ़ते तो हो नहीं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था, है ना, जब कोचिंग स्टार्ट हुई थी। किसी का एक डाउट नहीं आ रहा है सिवाय ये कि आवाज़ आ रही है और नहीं आ रही, इसके अलावा हमारे पास एक भी डाउट आप लोगों के नहीं आ रहे। इसका मतलब ये कि आप लोगों की तरफ से पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर हम लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है कि जब जो है वो भूमंडल के गर्भ में, है ना, क्या है, प्लेट्स हैं, ठीक है। ये इस तरीके से प्लेट्स हैं। अब प्लेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक है। जब प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष, होप सो सभी को आवाज आ रही है ना। तो प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं या फिर संचलन करते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में इससे क्या हो जाता है, घर्षण पैदा होती है। क्या, घर्षण, है ना। तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारे स्थल मंडल में हलचल होने लगती है, जो या तो हमारे इस चीज के लिए, ये किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, भूकंप के लिए, है ना, ज्वालामुखी के लिए, ठीक है। ये इस तरीके से, और एक क्या होता है, पर्वतों को बनाना, ठीक है। इस सारे चीजों के लिए ये क्या है, प्लेट विवर्तनिकी उत्तरदायी है, ठीक। जब कभी भी भूकंप या ज्वालामुखी आता है तो सबसे बड़ा मेन कारण ये होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो धरती है वो हर समय कहीं ना कहीं मूवमेंट करते रहती है। तो जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स ज़्यादा सक्रिय होते हैं ना बेटा, वहाँ पर क्या हो जाता है, भूकंप या ज्वालामुखी आती है, ठीक है। और जहाँ पर कम मूवमेंट्स होते हैं, जहाँ पर कम सक्रिय होते हैं, वहाँ पे उतना भूकंप या ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पर्वतों का बनना मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, ठीक। तो इतिहासकारों ने भारत के भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए इसे 5 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। कितने विभागों में, 5 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। ये 5 विभाग आप लोग लिखोगे, ठीक। कौन कौन से भाग हैं, पहला भाग है आपका, हेडिंग डाल लो, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। कैम्ब्रियन का स्पेलिंग बताना पड़ेगा, क्या, प्री कैम्ब्रियन एरा या फिर टाइम, ठीक है। फर्स्ट क्या आएगा, प्री कैम्ब्रियन एरा या फिर टाइम, ठीक है। दूसरा टाइम क्या है, दूसरा काल कौन सा है, गोंडवाना टाइम।
दूसरा क्या है, गोंडवाना टाइम। ठीक, तीसरा आता है हमारा कौन सा, मेसोजोइक टाइम, मेसोजोइक टाइम। ठीक है, फिर कौन सा आता है, लेट प्रीटेशियस टाइम, लेट प्रीटेटियस टाइम। ठीक, लास्ट आता है आपका, लास्ट वाला है आपका टर्सरी टाइम। ठीक है, टर्सरी टाइम। अच्छा, अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, ये इसके अंदर पता चलेगा, तो प्लीज बोर मत होना क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम में भी मैंने आपको पढ़ाया था और बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को याद कराया था कि किस किस काल में क्या क्या चीज महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो पहला क्या आता है आपका, प्री कैम्ब्रियन एरा। दूसरा कौन सा है टाइम, गोंडवाना टाइम। ठीक है, नोट करते भी जाइए, मैं एक एक को एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, लेकिन आप इस पॉइंट को नोट कर लो। फर्स्ट है प्री कैम्ब्रियन एरा, सेकंड है गोंडवाना टाइम, थर्ड है मेसोजोइक टाइम। ठीक है, थर्ड कौन सा है, मेसोजोइक टाइम। फोर्थ है लेट प्रीटेशियस टाइम। फाइव है या फिफ्थ है टर्सरी टाइम। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरे 5 टाइम हो गए। तो पहला वाला टाइम में पढ़ते हैं क्या हुआ था। ठीक, तो भूगर्भिक इतिहास के समय जानना है हमको, तो उस समय क्या था कि हमारा जो पूरा लैंड था, मतलब यूनिवर्स का लैंड, वो 2 भागों में बांटा हुआ था। ठीक है, एक गोलाकार बनाएंगे या एक गोला बनाइए, चित्र बनाना है ना, और उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस देना, फिर एक गोला बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारा जो लैंड है वो 2 भागों में बटा हुआ था। कौन से समय में, हम प्री कैम्ब्रियन एरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस समय पूरा लैंड जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था। ठीक, पहले में ये लिखना यूरेशियन लैंड, और दूसरा है आपका गोंडवाना लैंड। ठीक, और बीच में क्या था, टेथिस सागर। ठीक है, तो यूनिवर्स के लैंड 2 भागों में विभाजित थे, कौन सा, यूरेशियन लैंड और गोंडवाना लैंड। तो जो हमारा भारत था वो पूर्व में किसका भाग था, जो भारत है हमारा वो किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, प्रायद्वीपीय हिस्सा मीन्स कौन सा, आपका जो समुद्र से घिरा हुआ, जैसे भारत को मान लो जाए, आप एक इंसान का रूप दे सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, है ना। जो नक्शा पढ़े हुए हैं, जो भारतीय मैप पढ़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है, अगर आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हो तो वी शेप में। ठीक है, भारत का निचला हिस्सा कैसा है, वी शेप में, और ये वी शेप क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कैम्ब्रियन एरा में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड के भाग में एक प्रोटो कॉन्टिनेंट्स जो है वो प्रोटो कॉन्टिनेंट्स निर्मित हुआ। अब ये प्रोटो कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, प्रोटो कॉन्टिनेंट्स एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई भी लैंड एक टूटता है या बनता है। ठीक, इट इज द प्रोसेस है वो। ठीक है, तो प्रोटो कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, निर्मित होता है, कहाँ पे, गोंडवाना लैंड में। तो अब गोंडवाना लैंड में एक इमेजिन करो, एक भूमि है, ठीक है, उसमें क्या है, एक वी शेप का आकार, मतलब वी आकार का एक लैंड है जिसमें एक अचानक सा मूवमेंट होता है। ठीक, वो मूवमेंट्स क्या कहलाता है, प्रोटो कॉन्टिनेंट्स। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे
ज्वाइंट्स मतलब या फिर इसको कहते हैं लीनियामेंट्स, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, मूवमेंट्स होता है और गोंडवाना लैंड को छोड़ने का कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि उसको ऊपर जाना है। किधर जाना है, यूरेशियन के तरफ, ठीक, वो आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक। तो प्री कैम्ब्रियन एरा के समय भारत का वी शेप गोंडवाना लैंड का भाग था और उसमें एक अचानक से मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट क्या होता है, प्रोटो कॉन्टिनेंट एक मूवमेंट या संगठन होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है, गोंडवाना लैंड को छोड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही छोड़ा तो इस क्या हुआ, प्रोटो कॉन्टिनेंट के संगठन से, मतलब प्रोटो कॉन्टिनेंट के संगठन से मतलब जैसे मैं आपको बताई कि यहाँ पे कोई भी जो है वो किसी लैंड का टूटना या बनना को प्रक्रिया को प्रोटो कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे 3 लीनियामेंट्स बने, ठीक है, क्या बने, लीनियामेंट्स बने, ठीक। मैं इसको लिखाऊंगी, ठीक है, तो आप लोग डरना मत, ठीक। तो ये इस तरीके से मैं यहाँ पे बड़ा बना दे रही हूं, ठीक है। 3 लीनियामेंट्स बने, कौन कौन सा, अरावली पर्वत, सिंहभूम और धारवाड़, जो कि वर्तमान में है ना, अरावली, सिंहभूम और धारवाड़। इस तरीके से प्री कैम्ब्रियन एरा में 3 लीनियामेंट्स जो है वो प्रोटो कॉन्टिनेंट के संगठन से 3 लीनियामेंट्स बने, कौन कौन सा, अरावली, सिंहभूम और धारवाड़। तो सोचिए इतने सालों मतलब इतने करोड़ों वर्ष पुराना जो है वो ये मतलब हजारों वर्ष पुराना जो है वो अपना ये पर्वत निर्मित हो चुका था, इतना पुराना है जो भारत में आज भी है ना वर्तमान में। तो 3 लीनियामेंट्स हुए कहाँ पर, भारत के प्रायद्वीपीय हिस्सा पे, जो कि कौन कौन से थे, अरावली, सिंहभूम और धारवाड़, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन एरा में भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग था और वहां पर प्रोटो कॉन्टिनेंट के संगठन के थ्रू 3 लीनियामेंट्स निर्मित हुए, वो कौन कौन से थे, अरावली, सिंहभूम और धारवाड़। मतलब कहीं ना कहीं भारत अपना वी शेप हिस्से में आ रहा था और इसी वी शेप जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रोटो कॉन्टिनेंट्स के थ्रू क्या हुए, इनमें ज्वाइंट्स बने, है ना, क्या हुए, इन लीनियामेंट्स में ज्वाइंट्स बने। यहीं पर क्या हुआ, नर्मदा, सोन और गोदावरी, ठीक है, 3 नदियों का उद्गम हुआ, नर्मदा, सोन और धारवाड़ की तरफ लिखना गोदावरी, ठीक है। इन लीनियामेंट्स में 3 नदियों का उद्गम हुआ, कौन कौन सा, नर्मदा, सोन और गोदावरी, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं पर ये ऊपर का हो गया क्या, इसको थोड़ा सा मैं रब कर दे रही हूं, ठीक है। 3 लीनियामेंट्स ज्वाइंट हुए, नर्मदा, सोन और गोदावरी, ठीक है। और इसी लीनियामेंट्स के थ्रू जियोसाइंक्लाइन निर्मित हुआ। अब ये जियोसाइंक्लाइन क्या होता है, एक प्रकार का गड्ढा या सीढ़ी नुमा जहां पर नदियों द्वारा अवसादों को भर दिया जाता है। मतलब जैसे ही धरती जो है वो खाली होती है ना, मतलब स्पेस बनाया, भूखंड आपस में टूट के स्पेस बनाता है, तो वहां पर नदियां जैसे नर्मदा, सोन और गोदावरी तीनों है ना, तो वहां पर क्या हुआ, जियोसाइंक्लाइन निर्मित हो गया। अब ये जियोसाइंक्लाइन क्या होता है, जहां पर एक स्पेस में है ना एक सीढ़ी नुमा है ना घाटी, एक सीढ़ी नुमा घाटी जहां पर नदियों द्वारा लाकर अवसादों को इकट्ठा कर दिया जाता है। वहां पे पानी की मात्रा कम हो जाती है और अवसादों का जो है वो मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है, अवसादों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, जो आगे चल के हमको क्या होता है, खनिज वगैरह देखने मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे खनिज नहीं हुआ, अवसादों के संरक्षण के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ, संपीड़नात्मक बल,
ठीक है, संपीड़नात्मक बल के थ्रू क्या होने लगा, एक सीढ़ीनुमा मतलब सीढ़ीनुमा जो है वो पर्वत, वलित पर्वत निर्मित होने लगा। ठीक है, जो कि हमारे जो है वो बहुत पुराने पर्वत जो आज देखने को मिलते हैं उसके बनने का रीजन था ये। कौन सा? जियोसाइंक्लाइन। ठीक, एक बार मैं फिर से पूरा रिपीट करूंगी, अभी आप सुन लो। ठीक है, जियोसाइंक्लाइन निर्मित हुआ तो पहला पर्वत कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन एरा में ही हो रहा है ये सब। ठीक है, पहला लिखो कौन कौन सा पर्वत था? अरावली पर्वत। ठीक, दूसरा कौन सा था? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत। ठीक, थर्ड कौन सा था? सतपुड़ा। चौथा है पूर्वी घाट और पांचवा है आपका कौन सा? बिजावल। या इसी में ही ये टूटकर क्या बना? छोटा नागपुर का पठार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ टीज ये आएगा। ये क्या है आपका, मतलब क्रम वाइज है, हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले है ना, जियोसाइंक्लाइन से निर्मित पर्वतों के नाम ये आपके क्या है, क्रम वाइज है। सबसे पहले क्या आएगा, अगर आप इस चीज को नोट कर लो, जियोसाइंक्लाइन से निर्मित पर्वतों के नाम सबसे पहले कौन सा आएगा? अरावली पर्वत। ठीक है, हेडिंग रहेगा जियोसाइंक्लाइन से निर्मित पर्वतों के नाम। ठीक, फर्स्ट लिखना अरावली पर्वत, विंध्य पर्वत। ठीक है, थर्ड है सतपुड़ा, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। चौथा है पूर्वी घाट और पांचवा है बिजावल। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सबसे न्यूनतम जो है वो जियोसाइंक्लाइन से निर्मित नवीनतम पर्वत का नाम, तो क्या आएगा आपका? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, उसी में ही बिजावल भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक, ये क्रम वाइज है तो क्रम वाइज से ही आप उस चीज को याद रखोगे। तो मैं प्री कैम्ब्रियन एरा को फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। ठीक, तो प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या हुआ था? प्री कैम्ब्रियन एरा में जो हमारा लैंड है वो दो भागों में डिवाइड हुआ था। ठीक है, कौन कौन से भाग थे? यूरेशियन या यूरेशिया लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। तो हमारा जो भारत था वो कौन सा भाग था, किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, जब गोंडवाना लैंड्स में मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, तो तीन लीनियामेंट्स ज्वाइंट्स निर्मित होते हैं। कौन कौन सा था? अरावली, सेभूम और धारवाड़। ठीक है, इन्हीं तीन लीनियामेंट्स में फिर से सक्रियता आती है तो क्या होता है? तीन नदियों का उद्गम बनता है। कौन कौन सा? नर्मदा, सोन और गोदावरी। ठीक है, अब क्या होता है, अब जैसे अब आपका पर्वत हो गया, नदी हो गया, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एक स्पेस बनेगा घाटी नुमा। तो ठीक है, उसी में क्या हुआ, उसी में क्या हो गया, अब जियोसाइंक्लाइन निर्मित हुआ। जियोसाइंक्लाइन क्या होता है? एक सीढ़ी नुमा घाटी, ठीक है, जहां पर नदियों द्वारा अवसादों को इकट्ठा कर दिया जाता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि जियोसाइंक्लाइन क्या होता है। ठीक है, अवसादों द्वारा वहां पे भर दिया जाता है, पानी की मात्रा कम होती है और एक संपीड़नात्मक बल के थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पे वलित पर्वत निर्मित होते हैं। तो 5 वलित पर्वतों के नाम कौन कौन से आएंगे आपका? फर्स्ट है कौन सा? अरावली। ठीक है, दूसरा कौन सा है? विंध्य। तीसरा है सतपुड़ा। ठीक है, चौथा कौन सा है? पूर्वी घाट और पांचवा कौन सा है? बिजावल या फिर छोटा नागपुर का पठार। तो अभी तक हमारे पास पर्वत बन गए। पर्वत कौन कौन से बने और किस एरा में बने? प्री कैम्ब्रियन एरा में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइम, गोंडवाना टाइम में क्या हुआ ये देखते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट मतलब सेकंड नंबर है गोंडवाना टाइम। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोंडवाना टाइम में भी लगभग कुछ खास उतना नहीं हुआ था। गोंडवाना टाइम में ये हुआ था कि उन 3 लिनियामेंट्स में जो जॉइंट्स में बताई थी, नर्मदा, सोन और गोदावरी, है ना, उन 3 लिनियामेंट्स में क्या हो गया था, सक्रियता आई, जिसकी वजह से 2 घाटियां मिली। कौन कौन सी? नर्मदा दामोदर घाटी और महानदी घाटी। ठीक है, तो इसमें लिख लेना 3 लिनियामेंट्स। कौन कौन सी? लिनियामेंट्स बना देना। लिनियामेंट्स कैसे बनाओगे आप लोग? एक लाइन खींचोगे, ठीक है, या फिर आप डैश कर दो, है ना, सीधा, फिर तिरछा, मतलब एक त्रिभुजाकार समथिंग बनाना है ना। तो एक तरफ लिखना अरावली, दूसरे तरफ सिंहभूम, सॉरी यहाँ पे नदी है तो नदियों के नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना नर्मदा, ठीक, सोन, और नीचे में आएगा आपके राइट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में नर्मदा आएगा, राइट में सोन आएगा, और नीचे तरफ क्या आएगा आपका? गोदावरी। ठीक है, तो इन 3 जो नदियां हैं, इन नदियों में क्या होता है, फिर से प्रोटोकॉन्टिनेंट्स या लिनियामेंट्स जो है वो फिर से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, या सक्रिय होते हैं। 3 लिनियामेंट्स लिख लो, 3 लिनियामेंट्स गोंडवाना टाइम के अंदर 3 लिनियामेंट्स पुनः सक्रिय हुए। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, 2 घाटियों का निर्माण हुआ। 3 लिनियामेंट्स जो है वो पुनः सक्रिय हुए, ठीक है, और 2 घाटियों का निर्माण हुआ। ठीक, अब वो 2 घाटी कौन कौन से थे? लिखो, दामोदर घाटी और दूसरा है महानदी घाटी। ठीक, 3 लिनियामेंट्स में पुनः सक्रिय हुआ और 2 घाटियों का निर्माण हुआ। कौन कौन सी घाटी? दामोदर घाटी और महानदी घाटी। ठीक है, ये कब हुआ था? गोंडवाना टाइम में। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले में, मेसोजोइक टाइम। मेसोजोइक टाइम में क्या हुआ था? इसमें भी कुछ खास नहीं हुआ। अब ये जो हमारा वी शेप है भारत का, है ना, भारत का जो दक्षिणी एरिया है, प्रायद्वीपीय हिस्सा है, वो अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ। ये दिख रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ तक दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ, ये रहा यूरेशिया लैंड और यहाँ पे है गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये हो गया गोंडवाना टाइम वाला हो गया। अब आते हैं तीसरा टाइम, मेसोजोइक टाइम। ठीक है, अब मेसोजोइक टाइम में क्या होता है? मेसोजोइक टाइम में भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा गोंडवाना लैंड के भाग को छोड़कर अपनी यात्रा कहाँ चालू करता है? यूरेशिया के तरफ। ठीक है, बीच में कौन सा सागर है बेटा? टेथिस सागर। ठीक, ध्यान रखना ना। तो अब इमेजिन करो, गोंडवाना लैंड है, बीच में सागर है और ऊपर में यूरेशिया लैंड है। ठीक है, तो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा जो कि गोंडवाना लैंड में है, गोंडवाना लैंड में रहकर उसको पर्वतें मिल गई, नदियां मिल गई, घाटी मिल गई। अब वो गोंडवाना लैंड को छोड़कर यूरेशिया के तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड को छोड़कर यूरेशिया के तरफ अपना यात्रा शुरू करता है। तो मेसोजोइक टाइम में सिर्फ इतना ही हुआ था। चौथा आता है
लेट प्रीटेशियस टाइम। तीसरे वाले में लिख लेना, भारत जो है वो गोंडवाना लैंड के भाग को छोड़कर, भारत गोंडवाना लैंड को छोड़कर यूरेशिया के तरफ अपनी यात्रा शुरू किया। भारत गोंडवाना लैंड को छोड़कर यूरेशिया की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ किया। ठीक है, अब फोर्थ क्या आता है आपका, लेट प्रीटेशियस काल या टाइम। लेट प्रीटेशियस काल में क्या हुआ था, जब भारत, ठीक है, जब भारत कहाँ जा रहा है, यूरेशिया के तरफ, है ना। तो जब भारत यूरेशिया की तरफ जा रहा होता है तो क्या होता है, उसको यहाँ पर मिलता है रीयूनियन आइलैंड। ठीक है, कौन सा मिलता है, रीयूनियन आइलैंड मिलता है। ठीक है, क्योंकि 33 सागर है तो वहां पर उसको क्या मिलता है, रीयूनियन आइलैंड मिलता है। और यहाँ पर क्या रहता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में आप लोग को बताया हुआ था, यहाँ पर उसको क्या मिलता है, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है, आप लोग सभी जानते हो, ज्वालामुखी क्षेत्र, है ना, एक गर्म हिस्सा। तो जब भारत जो है वो यूरेशिया के तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करता रहता है तो वहां पर उसको एक रीयूनियन आइलैंड मिलता है। ठीक है, जहां पर हॉटस्पॉट क्या रहता है, सक्रिय होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है, हॉटस्पॉट है। अगर वहां से कोई जो है वो लैंड जाकर टकराएगा तो क्या होगा, ज्वालामुखी फटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये V वाले हिस्सा पे, है ना, भारत के प्रायद्वीपीय हिस्सा पे क्या होता है, टकराने से ये इतना बलशाली होता है कि हॉटस्पॉट से या ज्वालामुखी से निकलने वाला पूरा बेसाल्टिक लावा जो है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में फैल जाता है। ठीक है, फिर से एक बार आपको रिपीट कर रही हूँ, मैं लिखवाऊंगी भी, पहले समझ जाओ। लेट प्रीटेशियस काल में क्या हुआ था, जब भारत का प्रायद्वीपीय लैंड जो है वो यूरेशियन लैंड की तरफ जा रहा होता है तो वहां पे एक रीयूनियन आइलैंड मिलता है। इमेजिन करो ये सारी चीजों को। ठीक है, तो रीयूनियन आइलैंड मिलता है, वहां पर क्या होता है, एक हॉटस्पॉट या ज्वालामुखी क्षेत्र जो है वो एक्टिव रहता है। ठीक है, तो जैसे ही भारत जो है उस हॉटस्पॉट के, मतलब भारतीय लैंड है ना, भारत का जो भूभाग हिस्सा है वो किसी ज्वालामुखी के साथ जो है वो टकराता है तो ज्वालामुखी का पूरा बेसाल्टिक लावा कहाँ पर जो है वो प्रायद्वीपीय, भारत के प्रायद्वीपीय हिस्सा में फैल जाता है। ठीक है, और ये ऐसा फैलता है कि सीढ़ी नुमा फैलता है। ठीक, परत दर परत पूरा फैल जाता है और यही जो है वो बनाता है भारत में पठार का निर्माण करता है। ठीक, भारत में पठार का निर्माण करता है। ठीक है, तो किस काल में भारत में पठार निर्मित हुए हैं, वो है लेट प्रीटेशियस काल में, और इसी को नाम दिया जाता है दक्कन का पठार। सोचिए ये कितना पुराना है। ठीक, तो लेट प्रीटेशियस काल में क्या हुआ था, भारत जो है, इसको लिख लो आप। ठीक, हेडिंग डालो लेट प्रीटेशियस काल। ठीक, इस काल में क्या हुआ था, लेट प्रीटेशियस काल हेडिंग है। ठीक, इसमें लिखना, जब भारत यूरेशिया की ओर जा रहा था, जब भारत यूरेशिया की ओर जा रहा था तो वहां पर रीयूनियन आइलैंड
रीयूनियन आइलैंड जहां हॉटस्पॉट सक्रिय था। जब भारत यूरेशिया की ओर जा रहा था तब वहां रीयूनियन आइलैंड जहां हॉटस्पॉट सक्रिय था, हॉटस्पॉट सक्रिय था, वहां भारत के प्रायद्वीपीय पठार में क्रैक्स हुआ, प्रायद्वीपीय पठार में क्रैक्स हुआ, प्रायद्वीपीय पठार में क्रैक्स हुआ और बेसाल्टिक लावा फैल गया। ठीक है, बेसाल्टिक लावा फैल गया। यह लावा परत दर परत फैला, परत दर परत फैला और सीढ़ी नुमा की भांति एक पठार का रूप ले लिया। ठीक है, एक पठार का रूप ले लिया जिसे वर्तमान में हम दक्कन का पठार कहते हैं, जिसे वर्तमान में हम दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी देखो कौन कौन सा काल हो गया था। हमारा पहला था क्रिटेशियस काल। क्रिटेशियस काल में हमको 3 पर्वत मिल गए थे, अरावली, सिंहभूम और धारवाड़, और यहीं पर 5 जियोसाइंक्लाइन के थ्रू 5 पर्वत और मिले, जिसमें से क्रैक्स के थ्रू हुए थे अरावली, विंध्य, है ना, सतपुड़ा, पूर्वी घाट और बिजावल। तो हमारे पास पर्वत भी आ गए, नदी भी आ गए, अब हमारे पास पठार भी आ गया। इस तरीके से भारत का जो है वो संरचना तैयार हो रहा है। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं हम सबसे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट पार्ट है आपका टर्सरी टाइम। ठीक है, 5th हेडिंग डाल लो, 5th हेडिंग डालिए, टर्सरी टाइम। टर्सरी टाइम क्यों फेवरेट है? क्योंकि इसमें इस काल में ही क्या हुआ था, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1 मिनट मैं पानी पी रही हूँ ना। ठीक है, बोर बिल्कुल नहीं होना है ना, शांति से मन लगा के पढ़िए। ठीक, अब आते हैं टर्सरी टाइम। ठीक है, टर्सरी टाइम में क्या हुआ था, जैसे कि अभी तो ये यात्रा चालू हुई थी, जैसे ही जो है वो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा यूरेशिया लैंड की तरफ बढ़ते जाता है, तो बीच में जो टैथिस सागर होता है ना, वो क्या होता है, पतला होते जाता है। ठीक है, और इंडियन प्लेट्स में टैथिस सागर जो पतला हुआ था, और इन्हीं की वजह से क्या हुआ, हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। ठीक है, कौन से टाइम में हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ था, टर्सरी टाइम में। ठीक है, तो इसमें लिख लो, भारतीय प्लेट के
यूरेशिया की ओर गति प्रारंभ हुई। भारतीय प्लेट के यूरेशिया की ओर गति प्रारंभ हुई, ठीक, और मध्य में स्थित टैथिस सागर, मध्य में स्थित टैथिस सागर पतला होता गया। मध्य में स्थित टैथिस सागर पतला होता गया और इन दोनों प्लेट के संघर्ष से, इन दोनों प्लेट के संघर्ष से ही हिमालय का उत्थान हुआ। ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी है। टर्सरी टाइम में क्या हुआ, यूरेशिया और गोंडवाना प्लेट जो है, सॉरी इंडियन प्लेट, यहाँ से जो आगे बढ़ते जा रहा है ना, इंडियन प्लेट या भूभाग, ठीक, ये क्या कर रहा है, यूरेशिया की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो टैथिस सागर था वो पतला हो गया। ठीक है, और इन दोनों प्लेट के बीच में जो घर्षण हुआ उसी से ही हमारा भारत का हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ और कौन कौन से पर्वतों का नाम हुआ उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हिमालय के साथ साथ सुलेमान किरथर, नाम बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, सुलेमान किरथर ये कहां पर है स्थित, सुलेमान किरथर श्रेणी कहां पे स्थित है, पाकिस्तान, ब्रैकेट में लिखो पाकिस्तान। ठीक है, हिमालय के साथ साथ है, नीचे में लिखो सुलेमान किरथर, ब्रैकेट में लिखना पाकिस्तान, पहला। दूसरा है त्यान शान कुनलुन शान, कुनलुन शान। ठीक है, त्यान शान कुनलुन शान ये कहां पे स्थित है, चीन में। ठीक है, एंड थर्ड है हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत ये कहां पे है, अफगानिस्तान। ये सब आपको याद रहना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट हम जो यूनिट पढ़ाएंगे वो है पर्वतमाला, तो इन्हीं सब से सारी चीजें स्टार्ट है, तो ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हिमालय का उत्थान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका त्यान शान कुनलुन शान, त्यान शान कुनलुन शान कहाँ पे स्थित है, चीन में। ठीक है, और है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत आप लोग नेट में जरूर सर्च करोगे। ठीक है, कि कैसे दिखता है वो, है ना, काफी बड़ा और काफी सुंदर है और काफी फैला हुआ है। ये कहाँ पे स्थित है बेटा, अफगानिस्तान। ठीक है, तो सोचो कि ये जो पर्वतें हैं ये तो अभी नवीनतम है और ये बनते ही जा रहे हैं, ये प्रगतिशील है। ठीक है, तो इतने अच्छे पर्वत जो है वो इतने पुराने भी हैं। ठीक, अब आता है ये तो आपका ये जो कौन से टाइम में हो रहा है, टर्सरी टाइम पे। इसके अलावा एक तो पर्वत बन गए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डाल के इसी में ही लिखना। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी छोर पर, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी छोर पर, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी छोर कौन सा, अगर आप लोग इस तरीके से बैठे हैं तो आप लोगों का पश्चिमी छोर कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी छोर पर हुए क्रैक्स पुनः सक्रिय होते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के छोर पर हुए क्रैक्स पुनः सक्रिय होते हैं और इसके वजह से
क्या निर्मित होता है? पश्चिमी घाट का निर्माण होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट का निर्माण होता है। ठीक, और हमारा जो हिमालय है वो तीन चरणों में इसका विकास होता है। हिमालय का 3 चरणों में विकास होता है। कौन कौन सा है? मैं लास्ट टाइम पढ़ाई थी। बाह्य हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, एक मिनट, हाँ, लघु हिमालय, सॉरी, महान हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, और है आपका बाह्य हिमालय। ठीक है, तो हिमालय जो है वो तीन चरणों में इसका विकास हुआ। ठीक, अब जो है वो पर्वतमाला जब हम पढ़ेंगे ना तब इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हिमालय जो है वो हिमालय बन गया, तो हिमालय क्या है? बहुत सारी नदियों का क्या होने लगा? उद्गम स्थल होने लगा। ठीक है, और इन्हीं नदियों के द्वारा जो अवसाद लेकर अवसाद जो है वो इकट्ठा हुआ, उन्हीं अवसादों के थ्रू जो है वो भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे भारत में पर्वत भी आ गए, नदी भी आ गए, पठार भी आ गए और मैदान भी आ गए। तो ये सारा जो है वो भूगर्भिक इतिहास में हमने पढ़ा है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करूं क्या? क्योंकि नए के लिए अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है। मैं नया में थोड़ा सा भारत का जो है वो मैप पढ़ा दूंगी, ये मैं सोच रही हूँ। वैसे तो आप लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं कि मुझे मैप पढ़ाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, लेकिन फिर भी मेरे संतुष्टि के लिए मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँगी। जो बच्चे मतलब मैप पढ़ सकते हैं, जिन्हें मैप आता है, वो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को पढ़ कर आओगे कल क्लास में। ठीक है, और जिन्हें नहीं पता है मैं आप लोगों को दिशा के अकॉर्डिंग जो है वो मैप बता दूंगी। ठीक, तो एक बार छोटा सा हम जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा था? भारत का भूगर्भिक इतिहास। भारत के भूगर्भिक इतिहास को इतिहासकारों ने समझने के लिए 5 भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन सा था? पहला था आपका कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन एरा, है ना? पहला कौन सा था? प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या था जो है वो इसमें ये बताया कि भारत का जो पूरा लैंड है वो 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन सा लैंड था? यूरेशिया लैंड और जो है वो गोंडवाना लैंड। तो भारत को किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो गोंडवाना लैंड में जब एक मूवमेंट होती है तब भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो उसमें 3 लिनियामेंट्स या जॉइंट्स बनते हैं। तो कौन कौन सा था वो? अरावली, सिंहभूम और धारवाड़। ठीक है, इन्हीं मूवमेंट्स में 3 नदियां भी बनती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और गोदावरी। ठीक है, और यहाँ पर जियोसाइंक्लाइन निर्मित होता है, और जियोसाइंक्लाइन के थ्रू कौन कौन से पर्वत बनते हैं? अरावली, विंध्य, ठीक है, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा, पूर्वी घाट और छोटा नागपुर का पठार। अब आते हैं गोंडवाना टाइम। गोंडवाना टाइम में क्या पढ़े थे हमने कि इसमें क्या होता है? घाटियां बनती है। कैसे? कि इन 3 लिनियामेंट्स नर्मदा, सोन और गोदावरी में 3 लिनियामेंट्स में पुनः सक्रियता देखी जाती है, और रिफ्टिंग और फॉल्टिंग के थ्रू क्या होता है? यहाँ पे 2 घाटियों का निर्माण होता है। कौन कौन सी घाटी थी वो? दामोदर घाटी और महानदी घाटी। अब आते हैं तीसरे वाले में। ठीक है, तो तीसरा वाला कौन सा टाइम था?
मेसोजोइक टाइम। मेसोजोइक टाइम में कुछ खास नहीं हुआ था। इसमें ये बताया गया है कि जो है भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा या भारत का जो भाग है वो यूरेशिया की तरफ अपनी यात्रा जो है वो स्टार्ट करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या पढ़े थे हम? लेट क्रिटेशियस टाइम। लेट क्रिटेशियस टाइम में क्या पढ़े थे हमने कि जो भारत जो है गोंडवाना लैंड से पृथक होकर कहाँ पे जा रहा है? यूरेशिया प्लेट की तरफ जा रहा होता है। तो उसको एक रीयूनियन आइलैंड मिलता है जहाँ पर क्या है, एक हॉटस्पॉट सक्रिय होता है। तो जब भारत का भारतीय भूभाग या भारत का लैंड जब हॉटस्पॉट की तरफ से गुजरता है तो क्या हो जाता है, उससे क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है और ज्वालामुखी का सारा बेसाल्टिक लावा जो है वो भारत के प्रायद्वीपीय हिस्सा में फैल जाता है। ठीक है, और यही जो है वो सीढ़ी नुमा फैलता है परत दर परत, है ना। और यही क्या कहलाता है, भारत का मतलब प्रायद्वीपीय पठार जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दक्कन का पठार। इस तरीके से हमको भारत में दक्कन का पठार देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ था? ठीक, और उसके बाद और ये इस समय भारत का जो लैंड है ना वो काफ़ी देर तक इसी रीयूनियन आइलैंड के पास ही था, क्योंकि किसी भी ज्वालामुखी के तरफ से जब कोई लैंड जाता है तो उसकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। ठीक, अब आते हैं पांचवा कौन सा टाइम था हम लोगों के पास? टर्सरी टाइम। ठीक है, तो अब ये यहाँ से जब सड़क के आगे बढ़ता है ना, कहाँ पर से, जब लेट क्रिटेशियस काल से आगे बढ़ा है ना, मतलब वो जो हॉटस्पॉट सक्रिय था उससे आगे बढ़ता है जब वो लैंड, तो भारतीय लैंड और यूरेशिया लैंड जो है वो उसके बीच में कौन सा है? तैतीस सागर, है ना, वो पतला होते जाता है और इसके ही थ्रू क्या होता है, हिमालय पर्वत का उत्थान होता है। और हिमालय पर्वत के उत्थान के साथ साथ कौन कौन से और हमको पर्वतमाला देखने को मिलते हैं? पहला कौन सा है? सुलेमान किर्थर श्रेणी, है ना। सुलेमान किर्थर श्रेणी कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा त्यान शान कुनलुन शान कहाँ पे है? चीन में है। और हिंदू कुश ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान पे। ये सबको इम्पोर्टेंट नोट करके रखना आप लोग। ठीक, और हिमालय का विकास कैसे हुआ था? यहाँ पे 3 चरणों में हुआ। कौन कौन से चरण थे वो? महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है, और हिमालय ही भारत में बहुत सी नदियों का क्या हुआ? उद्गम स्थल हुआ, है ना, उद्गम स्थल हुआ। जो उससे क्या हुए, नदियों द्वारा अवसाद जो है वो भारत के भूस्थल पर इकट्ठा होते गए और यहीं पर ही भारत का विशाल मैदान बना। ठीक है, यहाँ पे हमारा भूगर्भिक इतिहास या यूनिट फर्स्ट जो है वो खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लेना आप लोग, उत्तरी पहाड़ियाँ। ठीक है, उत्तरी पहाड़ियाँ, भौतिक प्रभाग सेकेंड यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है उत्तरी पहाड़ियाँ। ये हम पढ़ेंगे कल, लेकिन प्लीज़ कल मैं थोड़ा सा मैप जो है वो मैं डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, तो जो बच्चे मैप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्लीज़ वो लोग एक बार मैप ज़रूर रिवाइज करके आइए, क्योंकि बिना मैप का पढ़ना जो है वो भूगोल बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है ना। तो एक बार मैप मैं भी डिस्क्राइब कर दूंगी कि किसके पूर्व पश्चिम में है, कौन उत्तर में है, कौन सा स्टेट। ठीक, लेकिन आप लोग भी थोड़ी सी अपनी तैयारी करके रखिएगा ताकि जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो चलो यहीं पे क्लास अब ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। इस चीज़ का फ़ायदा आप लोग उठा लेते हैं कि हम लोग कैमरे के इस तरफ हैं और हम कुछ पूछ नहीं पाते आप लोगों से, और ना ही आप लोग कुछ पूछ रहे हो हमसे। अच्छी बात है, शायद हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं इसलिए आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।